जय सद्गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को। मैं कुछ दिनों से अपनी साधना के कारण आप सभी को कोई भी जानकारी या साधना नहीं से पाया, इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं और आप सभी को एक अच्छी खबर भी देना चाहता हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करने जा रहा हूं। इसमें आप सभी के लिए साधना के प्रथम चरण से लेकर तांत्रिक बनने तक जानकारी और साधना दिया जाएगा। मेरे देखरेख में यह सभी साधना करवाई जाएगी और यह एक कॉमन ग्रुप है। इसके बाद आप सभी को दूसरे ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन पर आप जरूर चेक कीजिए। तो आज आप सभी को मां कामाख्या पीठ की पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो पूरा देखें और आप सभी के मित्रों को भी शेयर करें, जिससे मां कामाख्या पीठ की पूरी जानकारी सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मायावी कामरूप। कहते हैं कि कामरूप की रूपसियां सम्मोहन जानती हैं, पुरुषों को वश में कर लेती हैं, फिर मेरा बनाकर अपने पास रख लेती हैं। इस मेरा का क्या करती होंगी वध? कामाख्या में बलि प्रथा जीवित है, या फिर अपने एकांत में मेरा को वापस पुरुष बनाकर अभिसार करती होंगी? सुना है मांडवगढ़ के राजा जंबे की बेटी तारामती भी ऐसा ही करती थी। उसने अपने पिता के शत्रु ऊदल को तोता बनाकर अपने महल में छिपा रखा था। रात में तोता को वापस पुरुष बनाती और उसके साथ अभिसार करती थी। लेकिन मांडवगढ़ कामरूप तो नहीं। कामाख्या के मंदिर में मैंने मेरों के झुंड देखे और कहे सुने को मिलाकर सच में बदलना चाहा कि हो न हो, ये सब के सब किन्हीं न किन्हीं रूपसियों के वशीभूत पुरुष होंगे जो सम्मोहन के प्रभाव से इस समय मेरा बने हुए हैं। लेकिन मुझे वहां ऐसी कोई रूपसी दिखाई नहीं दी जो इस सच को प्रमाणित करती। जहां से बंगाल लगता है वहीं से मन एक तरह की भयासक प्रतीक्षा से बंध जाता है। बंगाल का जादू कामरूप के जादू से कहीं कुछ कम है। उतना रास्ता तो अघटित पार हो गया, असल तो अब शुरू होना है। निर्भय भी हूं कि कोई क्या बनाएगी मुझे मेरा वेरा और कहां बांध कर रख लेगी वहां। वापस लौटने के लिए वैसे भी अपने पास क्या धरा है, यहीं रह लेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी से चाय बागान रेलवे लाइन पकड़कर साथ चलने लगते हैं। इससे पहले जिसने चाय बागानों को कैलेंडर के चित्रों में या फिल्मों में देखा होगा उसे इस बात से क्या लेना देना हो सकता है कि इनमें कहां तक दार्जिलिंग प्रजाति की चाय उग रही है और कहां से असम का चाय क्षेत्र शुरू हो रहा है। अधिक से अधिक उसका मन इतना चाह सकता है कि यह दौड़ी भागी जा रही कामरूप एक्सप्रेस किसी चाय बागान के किनारे पहुंचकर ऐसे रुक जाए कि गहरे हरे रंग की इन पत्तियों को एक बार अपने हाथ से छूकर महसूस किया जा सके। कुछ समय और मिल जाए तो पौधों के बीच खींचे रास्ते की लकीरों पर दौड़ते हुए जाकर उन स्त्रियों के पास तक पहुंच जाएं, जो झुककर पत्तियां तोड़ रही हैं और अपनी पीठ पर लटकती हुई बांस की टोकरियों में एक एक करके जमा करती चली जा रही हैं। हो सकता है कि एक आगंतुक को इस तरह अपने पास आया देखकर उनमें से कोई एक मुस्कुराने लगे या फिर सब की सब मिलकर एक साथ हंसने लगें। बस इतने से भरोसा हो जाएगा कि यह दृश्य सचमुच के जीवन का है, जो दूर से कितना दृश्य सदृश दिख रहा था। मैदानी आंखों के लिए चाय बागान सचमुच दृश्य का जीवन में रूपांतरण है। करबी आंगलांग स्वायत्त परिषद वाले क्षेत्र की तरफ से, जो कि ऊपरी असम है, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ होते हुए गुवाहाटी के रास्ते में दृश्य का जीवन में यह रूपांतरण अनंत हो जाता है। यह सारा का सारा रास्ता सड़क का है। बसें चाय बागानों से इतना सटकर चलती हैं कि लगता है जैसे हम सड़क पर नहीं बल्कि चाय बागानों के भीतर से होकर निकल रहे हैं। बस की खिड़की से अपने हाथ बाहर निकालकर हम गहरे हरे रंग की पत्तियों को छू सकते हैं, और तो और चाहे तो तोड़कर अपनी हथेलियों पर रख भी सकते हैं। असम के चाय बागानों के बीच से इस तरह गुजरते हुए मेरा मन न जाने कैसे छत्तीसगढ़ से पलायन के 100 बरस पुराने हो चुके इतिहास की लीक पकड़ने को आमादा हो उठता है। असम के पर्वत सौम्य हैं, इनमें सूर्य स्नान करती हुई अनावृत स्त्री देह की तरह का आमंत्रण है। लगता है कि इनका स्पर्श भी वैसा ही स्निग्ध होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई इस अनावृत स्त्री देह को आकाशी वस्त्र पहना रहा है। पर्वत रेखा से लेकर क्षितिज तक धान के हरे भरे खेतों का विस्तार है। इनमें बीच बीच में बांस की दीवारों छप्परों वाले घरों से सजी हुई बस्तियां ऐसी दिखती हैं जैसे जमीन से उगी हुई हों। मिट्टी मुरुम से खींचे हुए रास्तों पर साइकिल चलाते हुए लोग इस गांव से उस गांव को आना जाना कर रहे हैं। गांव के बच्चे रेलगाड़ी को छूने के लिए कैसे दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, फिर वहीं रुक जाते हैं और विश्वास अविश्वास के बीच खड़े होकर वहीं से अपने हाथ हिलाने लगते हैं कि कोई तो जवाब में अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाएगा। ब्रह्मपुत्र के पुल की घर्राहट सुनने की प्रतीक्षा में शाम पड़ गई। वही जल्दी गहराने वाली पूर्व की काली घनी शाम, जो बंगाल प्रवेश के साथ हमसे आगे आगे भाग रही है। सामने बाईं तरफ नीलाचल पर्वत शिखर पर कामाख्या का मंदिर रेल के डिब्बे से साफ दिखाई दे रहा है। मंदिर के शिखर पर रंग बिरंगी रोशनी वाली झालरें पड़ी हुई हैं, जिनकी परछाई ब्रह्मपुत्र की जल सतह पर उपक आई है।
माँ के दर्शनों के लिए लोग आंखें मूंदकर और हाथ जोड़कर बाईं तरफ वाले दरवाजे और खिड़कियों पर झुक गए हैं। मुझे डर लगा कि कहीं इन सबके एक साथ झुकने को कामरूप एक्सप्रेस एकाएक न संभाल पाए और लोहे के पुल की रुपहली पट्टियों को तोड़ते फोड़ते सीधे ब्रह्मपुत्र के जल में जा पड़े। फिर याद आया कि बचपन के दिनों में प्रयागराज इलाहाबाद जाते थे, तब यमुना के पुल की ऐसी ही प्रतीक्षा हुआ करती थी। ऐसे ही रेल के डिब्बे की खिड़कियों के साथ खड़े होकर पूरी ताकत से नदी की तरफ धकेलकर गाड़ी की मजबूती को आजमाया करते थे। हमारे वजन से गाड़ी पुल से नीचे नहीं गिर सकती। गुवाहाटी से पहले कामाख्या का अपना रेलवे स्टेशन है और कामरूप एक्सप्रेस यहाँ ठहरती भी है। लेकिन बाहर से आने वाले मेरी तरह के लोग गुवाहाटी ही उतरते हैं। उत्तर प्रदेश सा पंडों का आतंक यहाँ नहीं है, जो त्रिवेणी आने वाले तीर्थ यात्रियों को यमुना का पुल भी पार नहीं करने देते। नैनी में ही धर दबोचते हैं। यहाँ माँ के द्वार तक रास्ता निर्विघ्न है। इसकी सच्चाई को आजमाने के लिए या स्वयं अपनी भक्ति भावना को परखने के लिए मैंने सामान्य जन की लाइन में लगकर दर्शन का संकल्प जुटाया। फिर एक वयोवृद्ध वनमाली पंडा के व्यवहार ने कुछ प्रभावित किया और कुछ इस विचार ने प्रेरित किया कि पंडा सही, लेकिन इस अपरिचित कामरूप में अपना कोई परिचित तो हो जाएगा। मैंने बात की। वनमाली पंडा ने भरोसा दिलाया, श्रद्धा से जो दे देंगे उतने में ही मैं पूजा करा दूंगा। मैंने स्पष्ट किया कि पूजा पाठ में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, वह तो मेरे मन में है। मैं मात्र दर्शन का इच्छुक हूँ। अब सोचता हूँ कि वह कितनी थोथी अहमन्यता की बात थी। यदि पूजा पाठ मन में है तो फिर बाहर से इस दर्शन की इच्छा क्यों? वनमाली पंडा ने कुछ नहीं कहा, मुझे वैसे ही लाइन में छोड़कर कहीं भीड़ में अंतर्धान हो गए। शायद किसी अन्य यजमान की व्यवस्था में लग गए। फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही अवतरित भी हो गए और बिना कुछ कहे सुने किसी बच्चे की तरह हाथ पकड़कर सीधे मंदिर के गर्भगृह के रास्ते में ले चले। कामाख्या का मंदिर पर्वत शिखर पर है। गर्भगृह मंदिर के भूतल में है। वनमाली पंडा को अपना हाथ दिए हुए मैं अंधेरे चक्करदार रास्तों में बस नीचे और नीचे उतरता चला जा रहा हूँ। वयोवृद्ध पंडा ने जहां रुकने कहा रुक गया, जहां शीश नवाने कहा नवा दिया, दीप प्रज्वलित करने कहा कर दिया, प्रसाद चढ़ाने कहा चढ़ा दिया, ध्यान करने कहा कर दिया। पता नहीं चला, अपने मना कर चुकने के बाद भी मैंने पूजा अर्चना की वे सारी विधियां संपन्न की जो पंडा ने बताई। फिर गर्भगृह में पहुंचाकर वनमाली पंडा ने मुझे सीधे देवी के सामने खड़ा कर दिया और धन्य भाव के साथ मुझे बताया, अब आप मां की योनि का दर्शन कर रहे हैं। वनमाली पंडा के इस धन्य भाव में मैंने एक आस्थावादी समाज की पराकाष्ठा के दर्शन किए। गुवाहाटी प्राचीन काल का प्रागज्योतिषपुर है। कहते हैं कि प्रागज्योतिषपुर वेद वर्णित है। किस वेद में यह वर्णन मिलेगा मुझे नहीं मालूम। प्रागज्योतिषपुर से यह गुवाहाटी कब हुआ यह भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह एक शक्तिपीठ है। 52 आदि शक्तिपीठों में से एक। इस आदि शक्तिपीठ में मैंने एक चालाकी चली थी। अब वह रहस्योद्घाटन कर सकता हूँ। मान्यता है कि देवदर्शन के उपरांत उस देवस्थान में थोड़ी देर बैठकर ध्यान किया जाता है, तब प्रस्थान करते हैं। इसका उल्लंघन करने वाले को उस देव द्वार पर पुनः उपस्थित होना पड़ता है। मैंने प्रचलित मान्यता का उल्लंघन किया और वहां क्षण भर भी रुके बिना नीलाचल पर्वत शिखर से सीधे नीचे उतर आया। मुझे तो दोबारा आने के लिए एक बहाना चाहिए ही था। अभी तो पूरा असम बाकी है, जहां मैं नहीं पहुंचा हूं। गुवाहाटी में मैंने अपने लिए अंडी की एक चादर खरीदी। मुझे लगा खादी ग्रामोद्योग केंद्र की असमिया सल्स गर्ल ने मुझे कुछ हैरानी के साथ देखा होगा। यहाँ अंडी की चादरें जोड़ी में बुनी जाती हैं। उनके दाम भी जोड़ी में ही बताए जाते हैं। शायद यहाँ ऐसे ही बेचने खरीदने का रिवाज हो। लेकिन मैंने एक हरी चादर मांगी। इसी बात पर उसने मुझे कुछ हैरानी के साथ देखा होगा। फिर एक कुशल सेल्सगर्ल की तरह ग्राहक की इच्छा का सम्मान किया और जोड़ी चादर को बीच से काटकर एक हरा बना दिया। रेशम की दुनिया में असम का मूंगा प्रसिद्ध है। तांबा मिश्रित सोने के रंग वाला यह रेशमी कपड़ा पूरे विश्व में अकेले असम में ही बनता है। असम के ग्रामांचलों में तो आज भी यह चलन है कि अपने विवाह की तैयारियों में व्यस्त वधू कन्याएं महीने भर पहले से ही अपने विवाह परिधान के लिए मूंगा और पाट के वस्त्र बुनने लगती हैं। यह उनके यहाँ होने वाले वैवाहिक अनुष्ठान का एक हिस्सा है। वधू कन्या के संस्कार युक्त होने का एक प्रमाण भी है। जहाँ मूंगा बुना जाता है, वहां जाकर उन लोगों से मिले बात किए बिना अपने मन को समझा पाना मेरे बस की बात नहीं है। गुवाहाटी सुंदर है। भारत के कुछ गिने चुने सुव्यवस्थित नगरों में इसे गिना जा सकता है। पिछली शताब्दी में यहाँ किसी बहुत बड़े भूकंप के आने का उल्लेख मिलता है। उसके बाद शायद पूरे का पूरा नगर धीरे धीरे नए सिरे से बसाया गया हो। एक व्यापारिक नगर होने के बावजूद इसने स्थानीय पारंपरिक नगर विन्यास को भी सहेज संभाल कर रखा है।
गुवाहाटी की बीच बसाहट में विशिष्ट असमिया पारंपरिक शिल्प के बांस के घर भी मिलते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त और सुरक्षित होते हैं। सुंदर गुवाहाटी का सौंदर्य इसलिए भी दर्शनीय है कि इसने अपने नैसर्गिक प्रसार के साथ किसी गैर जरूरी छेड़छाड़ से अपने को बचाकर रखा है। पेड़, पहाड़, नदी और नगर विन्यास एक सुंदर ल्यात्मक विस्तार की तरह लगता है। यह ल्यात्मक विस्तार दूर तक ब्रह्मपुत्र की संगत करता साथ साथ चलता है। ब्रह्मपुत्र भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से है जिनसे नौ परिवहन होता है और जिन पर नावें चलती हैं। विशाल ब्रह्मपुत्र अभी थिरी हुई है। यहाँ इसकी लय अभी संपर है। इसके साथ साथ चलते हुए भूपेन हजारिका के किसी गीत के साथ अपना स्वर मिलाने को मन करता है। यही ब्रह्मपुत्र बारिश लगते ही कितनी आक्रामक हो उठती है। मानसून की खबरों के साथ यह कितनी बार यह पढ़ने सुनने देखने नहीं मिलता कि डिब्रूगढ़ का देश के शेष भागों से संपर्क कटा। फिर भी असम के लोगों की इसके प्रति आसक्ति संभवतया मां कामाख्या के प्रति भक्ति की तरह अगाध है। काजीरंगा का विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा तो असम का राजचिन्ह है, बस बाहर के लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि ब्रह्मपुत्र को उसके संपूर्ण रूपाकार में देखना हो तो डिब्रूगढ़ में उसका तट विस्तार देखो। गुवाहाटी के सामने डिब्रूगढ़ एक प्राचीन व्यापारिक नगर दिखता है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। असमिया की प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती तिलोत्तमा मिश्र डिब्रूगढ़ में ही रहती हैं और यहाँ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। उन्होंने भी यही सुझाया यहाँ आए हैं तो एक बार ब्रह्मपुत्र का तट विस्तार अवश्य देखें। डिब्रूगढ़ में हमने ब्रह्मपुत्र को रात में देखा। कुछ दूर तक नदी का तट दिखाई दिया, फिर उसका आभास रह गया। दूसरा किनारा कहीं नहीं था। एक नदी को इस तरह रात में देखना एक मिथकीय संरचना ही थी। क्या कोई नदी अपने तट के दूसरे किनारे के बिना भी हो सकती है? ब्रह्मपुत्र की आक्रामकता से बचने लिए डिब्रूगढ़ को लगभग उसकी लंबाई के साथ साथ ऊंचे तटबंध से बांधकर सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। ऊंचे तटबंध पर उससे भी ऊंचे बिजली के खंभे हैं। इन खंभों पर ढेर फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं ताकि रात में दूर तक दिखता रहे। लेकिन इन फ्लड लाइट्स की रोशनी उधर तक नहीं पहुंच पाती, हमारी तरफ ही ढेर हो जाती है और मिथकीय प्रभाव को और भी घना कर जाती हैं। श्रीमती तिलोत्तमा मिश्र का कहना है कि पारंपरिक बिहू देखना है तो यहीं ऊपरी असम के किसी ग्रामांचल में जाना चाहिए, लेकिन बिना किसी जान पहचान के ऐसे ही किसी गांव में चले जाएं। आज का असम इतना निरापद नहीं रहा। लगभग यही बात तिनसुकिया के श्री परमानंद बोरा ने कही थी कि बिहू का पारंपरिक रूप तो इस ऊपरी असम के ही ग्रामांचलों में सुरक्षित है, लेकिन आज का असम इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में हॉटपॉट कहा था। श्री बोराओ NGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन में अधिकारी हैं और बिहू के लिए अपने घर तिनसुकिया जा रहे हैं। ट्रेन में आकस्मिक परिचय हो गया और उन्होंने अपने घर आमंत्रित किया, तिनसुकिया आइए, वहां आप हमारे घर मेहमान होंगे। श्री बोरा के साथ उनकी पत्नी हैं जो केवल असमिया जानती हैं, फिर भी हमारी बातों के साथ शामिल हो रही हैं। श्री बोरा ने अपनी पत्नी की बात मुझे अंग्रेजी में बताई। ये कह रही हैं कि आप हमारे घर आ जाइए। हमारा बेटा, उसका नाम प्रांजल है, आपको लेकर गांव जाएगा जहां पारंपरिक बिहू होता है। इस दग्ध असम में एक घर ऐसा भी हो सकता है जो किसी एकदम अपरिचित यात्री को इतना आत्मीय आमंत्रण दे रहा है। शीतलता का बोध हुआ। इस समय असम बिहू के ज्वर में तप रहा है। कभी सारे रास्ते रोम को कैसे जाते रहे होंगे, यहाँ पहुंचकर वह समझ में आ रहा है। अभी यहाँ सारे रास्ते गुवाहाटी को जा रहे हैं। वहाँ बिहू की भव्य सजावट होगी, सारी रात जगाने वाले प्रदर्शनों के आयोजन हो रहे होंगे। यहाँ से लोग सज धज कर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पहुंचकर सजावट का हिस्सा हो जाएंगे। श्रीमती तिलोत्तमा मिश्र ने बताया, स्टेज का बिहू देखना चाहें तो गुवाहाटी जाइए। गुवाहाटी से कुल 20 किमी दूर ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर बसा सुवालकुसी रेशम का गांव है। रेशम के इस गांव का रास्ता नारियल के पेड़ों और धान के खेतों के बीच से होकर निकलता है। यह रास्ता चित्रखचित है। सुवालकुसी असम के विश्व प्रसिद्ध मूंगा और पाट के रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा बुनकर केंद्र है। यहाँ घर घर में मूंगा के करघे हैं। पूरे असम और कलकत्ता, अब कोलकाता की रेशम मंडियों से निर्यात होने वाला मूंगा सुवालकुसी से ही जाता है। बस में साथ चल रहे एक बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से मैंने पूछा कि क्या वह मुझे किसी ऐसे घर में लेकर चल सकेगा जहां मूंगा बुना जाता है। उसने बताया कि यहाँ तो हर घर में करघे हैं और घर का प्रत्येक व्यक्ति मूंगा बुनता है। फिर अरुण डेका नामक इस व्यक्ति ने इन करघों पर बुना गया तांबा मिश्रित सोने के रंग वाला मूंगा और सुंदर काम की हुई साड़ियां भी दिखाई। साथ चल रहे डॉक्टर
चंद्रा परेशान हो रहे होंगे कि बिहू छोड़कर यह मैं मूंगा में कहाँ भटक रहा हूँ। मैंने अरुण से पूछा कि क्या वह मुझे करघे पर काम कर रहे कुछ बुनकर नहीं दिखा सकता जिनके फोटो खींचकर मैं अपने साथ ले जा सकूं। बताया कि इसके लिए मैंने गलत दिन चुना है। आज गांव के सारे लोग बिहू उत्सव में शामिल होने के लिए गुवाहाटी गए हुए हैं। तभी सजे धजे बच्चों का एक दल सामने से निकला जो बिहू नाचने के लिए गांव के घर घर जा रहा था। मूंगा छोड़कर मैं इस दल के साथ हो लिया। मुझे लगा कि जो मैं ढूंढ रहा था वह पा गया। कहीं मैं खुशी से चिल्ला न पड़ूं यूरेका। अब यह अरुण डेका के लिए परेशानी की बारी होगी कि मूंगा छोड़कर यह मैं बिहू नर्तक दल के पीछे कहाँ भटकने लगा। अरुण डेका असम जल परिवहन विभाग में काम करता है। बिहू मनाने के लिए वह शहर से अपने गांव आ रहा है। मेरे कारण उसे अपने घर पहुंचने में देरी हो रही होगी। वहां सबको उसकी प्रतीक्षा होगी। उसे झुंझलाहट भी हो रही होगी। लेकिन गांव का आदमी पीछा छुड़ाना भी नहीं जान रहा है। मेरी सनक और मेरे सवालों से थक हार कर अरुण डेका ने मुझे उसके घर चलने को कहा। उसने कहा कि उसकी बेटी हिंदी पढ़ती है। वह मेरी बातों को समझ सकेगी। उसकी बेटी ने हिंदी में एक निबंध भी लिखा है। उस निबंध को पढ़कर मैं समझ जाऊंगा कि बिहू क्या है। यह रोंगाली बिहू है जो वैशाख माह के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है। यह असम का नव वर्ष पर्व है। इस दिन स्नान ध्यान के उपरांत लोग नए कपड़े पहनते हैं। फिर सप्ताह भर चलने वाला नृत्य और गीतों का उत्सव प्रारंभ होता है। यह रंग बिरंगा होता है। इसलिए इसे रोंगाली बिहू कहते हैं। एक और बिहू माघ माह में होता है। यह नवान का बिहू होता है। इसमें नवान का भोग लगाते हैं। इसलिए इसे भोग बिहू या भोगाली बिहू कहते हैं। इसमें लड़की को भगा ले जाने फिर उससे विवाह की प्रथा प्रचलन में है। एक बिहू कार्तिक माह में भी होता है। उसे कोंगाली बिहू कहते हैं। अरुण डेका का पूरा परिवार मेरे पास जुट गया है। मुझे लगा कि निबंध पढ़कर बिहू को समझने का प्रयास कर रहा एक अतिथि उनके लिए अचरज पैदा कर रहा होगा, लेकिन अरुण की पत्नी ने सब सहज बना दिया। उसका नाम सानू है। सानू रूपवती है और घर में उसकी ही चलती है। घर में अरुण भी मुझे उस पर आश्रित दिखा। मैंने सानू से पूछा बिहू में क्या क्या होता है। सानू समझाने लगी सुबह उठकर नदी में स्नान करते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। नाम घर में जाकर पूजा करते हैं। गाय की पूजा करते हैं। उसको खिलाते हैं। पैठा खाते हैं। फिर घरों में जाकर बिहू बिहू पुकारते हैं और नाचते हैं। दान ग्रहण करते हैं। असमिया समाज को विकास की ओर ले जाने में 18वीं-19वीं शताब्दी के कुछ सुधारवादियों का प्रभाव बहुत गहरा रहा है। इनमें शंकरदेव के अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी है। उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संगठित काम माधव देव ने किया और पूरे असम में नामघर की स्थापना की जहां शंकरदेव के उपासक सत्संग कर सकें। यहाँ सुवालकुसी में भी नामघर है और यह पूरा गांव शंकरदेव का उपासक है। ऐसा दिखता है कि बंगाल के श्री चैतन्य की वैष्णवी धारा सम्मुख असम का तत्कालीन समाज अपने आत्मगौरव से जुड़ी किसी संत परंपरा की तलाश में था। शंकरदेव के उद्भव ने उस समाज को उसके वांछित आत्मगौरव का विश्वास कराया होगा। विकासशील असम के इतिहास पर आख्यायित तिलोत्तमा मिश्र के उपन्यास स्वर्णलताप में एक रोचक प्रसंग इससे संबंधित है। उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए असमिया छात्रों से वहां का एक स्थानीय छात्र पूछता है, तुम्हारी तरफ वैष्णव धर्म के प्रचारक कौन गुरु थे? इसके उत्तर में एक असमिया छात्र कहता है, श्रीमंत शंकरदेव नाम के गुरु ने असम में वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। यह प्रसंग आगे बहस के लिए भी रास्ता खोलता है कि शंकरदेव ने चैतन्य देव के समान श्रृंगार रस को कहीं भी प्रधानता नहीं दी है। उन्होंने भक्त को दास का दास माना है, परम भक्त को मुक्तिनिस्पृह कहा है। इस परिवार में जहां मैं अकस्मात ही अतिथि हूं, कौन भक्त होगा और कौन परम भक्त, सोचता हूं तो उलझता हूं। विमल मित्र का बंगला उपन्यास है पति परम गुरु। यहाँ वह गुरु न कुछ समझ रहा है, न कुछ समझा पा रहा है। समझना समझाना जो भी है, वह पत्नी ही कर रही है। अपनी समझ में सानू मुझे हिंदी में ही समझा रही होगी। फिर भी मैं मूर्मती समझ नहीं रहा हूं। इस पर उसने मुझे झुंझलाहट से देखा। तब अरुण ने उसे बताया कि वह तो असमिया में बोले जा रही है। इस पर वह अपने पति पर नाराज हो गई। तो फिर तुम क्या कर रहे थे? अरुण हंसने लगा, तेरे सामने मेरी क्या चलती है? मेरा अनुमान प्रमाणित हो गया कि घर में सानू की ही चलती है। वह फिर बताने लगी, जो बिहू के दिन अनिवार्य होता है। तिल पैठा खाना जरूरी होता है। जूड़े में सफेद और लाल रंग के पुष्प सजाना जरूरी होता है, जिसे यहाँ कोप्पो फूल कहते हैं। अपनी समझ में इस बार भी वह हिंदी में ही बोल रही होगी और मैं मूर्मती सो मूर्मती समझ ही नहीं रहा हूँ।
तब उसकी बिटिया ने अपनी माँ की असमिया मुझे हिंदी में समझाए, जिसका हिंदी निबंध पढ़कर मैंने बिहू की प्रारंभिक समझ पाई। मैंने पैठा देखना चाहा कि कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। हे देवता! सानू को मेरी बुद्धि पर सचमुच तरस आया। पैठा भी कोई देखने की चीज हुई। मैंने बताया नहीं कि बिहू के दिन तिल पैठा खाना जरूरी होता है। जाओ, जल्दी से स्नान करके आओ। नए कपड़े भी निकाल कर रखे हैं। फिर मेहमान को पैठा परोसो। सानू ने अरुण से कहा। मुझे लगा, यह रूपवती गृहिणी ऐसे ही अपने बच्चों को भी अनुशासित करती होगी। उपनिषदों में, संभवतया बृहदारण्य उपनिषद में एक जगह आता है कि अमुक ऋषि, संभवतया लोमश ऋषि, ने कन्यादान के पश्चात विदा करते हुए अपनी शिष्या को यह आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हारे 10 पुत्र हों और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। लगता है कि सानू वही ऋषि कन्या होगी जिसका 11वां पुत्र उसका पति है। सानू ने मुझे पारंपरिक असमिया बुनावट वाला एक सुंदर सा गमछा दिखाया और बताया कि इसे बिहुआन कहते हैं। बहिनें अपने भाइयों को यह बिहुआन भेंट करके आशीर्वाद मांगती हैं। इसके बाद ही भाई बिहू में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह दूंगी, तभी मैं घर से बाहर निकल सकूंगा, है ना? मैंने पूछा। अरुण डे का एक रहस्य अब तक छिपाए हुए था। उसने बता दिया, ये भी तो बिहू नाचती थी। प्रमाण में उसने घरेलू एल्बम के पन्ने उलट पलट कर वह चित्र भी दिखाया जिसमें बिहू की पारंपरिक सज्जा में सजी धजी सानू सबसे अलग दिख रही है। आलक तक रची हथेलियां जूड़े में गुंथे हुए कोप्पो फूल पर छाया कर रही हैं। कमर लोच ले रही है। बड़ी बड़ी आंखों में एक दुर्निवार आमंत्रण है। तो इसे देखकर तुम मोहित हुए थे? मैंने पूछा तो अरुण ने हाँ कहा और सानू ने आंखें तरेरी। फिर हंसने लगी, एक स्निग्ध हंसी। मैंने उस रूपसी ने पूछा, बिहू नाचकर मुझे नहीं दिखाओगी? हाँ दिखाऊंगी। आप रुकेंगे? उसने हाँ कहा और मुझसे पूछा, लेकिन मैं कैसे रुक सकता हूँ? मुझे तो लौटना है। तब बहिन ने विधि विधान पूर्वक मुझे बिहुआन भेंट किया और भूमि का स्पर्श करके मुझे प्रणाम किया। बिहू के दिन घर आए भाई को विदा देने के लिए कामरूप की वह रूपसी सड़क तक साथ आई। अपने बच्चों के साथ उसका पति उसके पीछे पीछे बंधा चला आ रहा था। यह सब माया देखकर वह मुझसे कम हैरान नहीं था। ऊपर से मैंने एक नई परेशानी उस पर लाद दी कि मैं फिर आऊंगा। तब मुझे अपनी स्टीमर पर बिठाकर ब्रह्मपुत्र की यात्रा कराना। अब तक मैंने ब्रह्मपुत्र का सौंदर्य दूर से देखा है। अब उसका स्पर्श करना चाहता हूँ। असम, बंगाल और बांग्लादेश एक संयुक्त जल संस्कृति से परस्पर आबद्ध हैं। हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र के नाविक भी वही भटियाली गीत गाना जानते हों जो उधर हुगली और मेघना के तटों को गुंजाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। धन्यवाद।